पूरा बांग्लादेश आज जल रहा है। क्या कौन सी कंपनी का स्टॉक है जो बढ़ेगा, कौन सी कंपनी का स्टॉक है जो गिरेगा, क्या क्राइसिस है, क्या अर्थव्यवस्था पर असर होगा, कौन सा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा इंडिया पर, क्या एक्सपोर्ट रुक जाएगा, कौन सा इंपोर्ट रुक जाएगा, कौन सी कंपनियां जिसको बहुत ज्यादा लॉस होगा, इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहे, रेलवे की बात कर ले, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए समझते हैं आज। पहले तो जिनको क्राइसिस के बारे में नहीं पता, मैं उनको 1 मिनट के अंदर समझा देता हूँ क्राइसिस क्या था। तो इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स जितने भी थे उस टाइम पर उन्होंने रूल बना दिया था कि गवर्नमेंट जॉब जितनी होगी उसमें 30% उनके जो बच्चे होंगे उनको आरक्षण मिलेगा। वो रूल अभी तक चल रहा था और इस वजह से क्या हुआ कि जितनी गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी उसमें 30% उन लोगों का हिस्सा था और बाकी जो लोग थे उनको बहुत कम मिल रहा था। तो इस वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो वहाँ के लोग थे उनको बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ गई, यानी कि 2 करोड़ लोग, इतने छोटे देश में 2 करोड़ लोग बेरोजगार थे। और जो लोग बेरोजगार नहीं थे उनको जो पे आउट मिल रहा था वो भी बहुत कम था। यानी समझ लीजिए कि रिटेल जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको अगर 5 से 6 हज़ार की जॉब मिलती है तो वो नहीं करने वाला। तो इस वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था बांग्लादेश में। तभी क्या हुआ कि उनके जो स्टूडेंट थे और जो बेरोजगार जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि दंगा करना, आंदोलन किया और इस वजह से इस रूल को कैंसिल करवाया। शेख हसीना ने जो रूल को कैंसिल करवाया, वहां की रूलिंग पार्टी की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने कैंसिल तो कर दिया, पर क्या हुआ कि जो वहां के हाईकोर्ट था उसने उसको कैंसिल कर दिया उस लॉ को। तो इस वजह से जो 30% का लॉ पहले था वही फिर से ही अंदर आ गया सरकार में। तो इस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। तो इस वजह से पूरे का पूरा जो क्राइसिस था वो बढ़ गया और शेख हसीना का घर था उसको भी लोगों ने जलाया, बहुत सारी फैक्ट्री उसको भी जलाया, दंगे भी होने लगे, बहुत सारे हिंदू टेम्पल पर भी बात होने लगी, बहुत लोगों को अंदर मारा गया पूरा, और बहुत सारी जो घिनौनी हरकतें हुई है उसमें। तो इस वजह से पूरा बांग्लादेश जो है वो अभी जल रहा है। हम बात करते हैं कि इंडिया कौन सा गुड्स है जो इंपोर्ट करता है और कौन सा गुड्स है जो एक्सपोर्ट करता है, कौन सा उस पर असर देखने को मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है उसमें से 1.8 बिलियन का गुड्स जो है वो इंपोर्ट करता है। यानी समझ लीजिए 15,000 करोड़ का गुड्स है जो इंपोर्ट करता है इंडिया। और उसमें से मेनली जो है हमारा रिटेल क्लोथ जो होते हैं कि जो रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़े जो बोल सकते हैं वो ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं। समझ लीजिए कि उसमें 9 से 10 हज़ार करोड़ का तो सिर्फ जो क्लोथ होते हैं उनको इंपोर्ट किया जाता है। दूसरे जो हो गए वो इंजीनियरिंग मशीनरी और दूसरा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट करता है इंडिया। अगर बात करें कि एक्सपोर्ट क्या क्या करता है इंडिया, तो एक्सपोर्ट में जो मेनली है वो सबसे बड़ा हमारा बायर जो है कॉटन में, तो कॉटन सबसे ज्यादा कोई खरीदता है तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा इंडिया के पास से कॉटन खरीदता है और जो हम लोग जितना इंपोर्ट करते हैं उससे 10 गुना यानी कि 11.5 बिलियन का डॉलर का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में। यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा हो रहा है हमारे बांग्लादेश के लिए। और जो हमारा यहाँ से सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का हो रहा है तो वो कॉटन का हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है हमारे वो ज़्यादातर वहाँ पर चल रही है। यानी समझ लीजिए कि यहाँ से जो एग्रीकल्चर फूड होता है वो वहाँ पर ज़्यादा बिक रहा है। और जो हम इंपोर्ट की बात एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जो इतना ज़्यादा हमको इम्पोर्ट देखने को यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो 1.8 बिलियन है वो बहुत छोटी हो सकती है, क्योंकि क्या है कि बहुत छोटे तौर पर हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। पर हाँ एक चीज़ हो सकती है, उसमें एक्सपोर्ट जो है वो हमारा अच्छा खासा था, तो वो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो खत्म हो सकता है। तो इस वजह से जो रूलिंग पार्टी वहां पर थी उन्होंने तो बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था कंपनीज को। पर अभी क्या है कि जो अभी यहाँ पर जो न्यू रूलिंग पार्टीज आ रही है वो कैसा सपोर्ट दिखाएगी वो देखने वाली बात। अगर हम बात करें कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी चल रहे हैं वो है मोहम्मद यूनिस। वो क्या है कि वो नोबल जो प्राइज है उनको मिल चुका है, नोबल अवार्ड उनको मिल चुका है, क्योंकि क्या है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। वो प्रधानमंत्री अभी है पर उसमें क्या है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किया है, कि उसमें शॉर्ट टर्म जो सरकार अभी बनी है उनके लिए वही प्रधानमंत्री अभी रहेंगे और थोड़े टाइम के बाद वो चेंज भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि आर्मी का रूल लग चुका है, वहां पर आर्मी की सरकार है ऐसा मान सकते हैं हम लोग। जैसे पाकिस्तान में है कि आर्मी के अंडर ही सब कुछ आता है, वैसे ही बांग्लादेश में भी आर्मी के अंडर ही सब कुछ आता है अभी। तो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी छोटी से बड़ी बात होगी तो आर्मी चीफ के अंडर ही आएगा वो। तो इस वजह से क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से बांग्लादेश से घाटे में भी जा सकती है, क्योंकि क्या है कि उनका 85% जो भी है वो एक्सपोर्ट से जो कमाते हैं, वो लोग जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं 85% जितना है वो पूरा का पूरा रिटेल क्लोथ है, जो गारमेंट कपड़े हैं उससे वो लोग कमाते हैं पूरा पैसा।
और जो 85% का जो फॉरेन रिजर्व है वो अगर उनको मिलने का बंद हो गया तो जो क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है उससे भी ज्यादा क्राइसिस उनको देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से क्या है कि बांग्लादेश में जो अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने जो रूलिंग पार्टी के जो पहले थी शेख हसीना जी, उनके रिलेटिव्स की ही सारी के सारी फैक्ट्रियाज थी जो रिटेल क्लोथ जो होते हैं, वो जो कच्चा धागा जहाँ से परचेस करते हैं और उनको प्रोसेसिंग कर कर वो पूरा क्लॉथ बनाते हैं, उनकी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो थी वो शेख हसीना जी की जो रिलेटिव थी उनकी ही थी। तो क्या हुआ कि जो दंगे कर रहे थे लोग, उन्होंने उसी जो फैक्ट्रियाँ थी उसको आग लगा दी है। तो इस वजह से अगर समझ लीजिए कि 2-5% अगर उसमें फैक्ट्रियाँ जली होगी तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जल गई होगी तो पूरा जो 85% जो एक्सपोर्ट ट्रेड हो रहा है वो बांग्लादेश का एकदम रुक जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जो उनका जो प्रॉफिट है वो जो फॉरेन रिजर्व है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो इस वजह से बांग्लादेश अभी जितनी बुरी हालत में है उससे भी ज़्यादा बुरी हालत में भी आ सकता है। अगर हम बात करें कौन सी कंपनियों पर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो पहले हो गई हमारा जो इंडियन रेलवे का है, वो 5 जगह से कनेक्ट करता है बांग्लादेश को। तो क्या है कि अभी वो पूरा का पूरा स्टॉप हो चुका है। और अभी क्या था कि 4 जो कंट्रीज थी उन्होंने सोचा था कि रोड और रेल नेटवर्क जो है उनको मजबूत करना है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया चारों का कनेक्टिविटी अच्छा होने वाला था। जो शेख हसीना जी थी उन्होंने बताया था कि वो करार भी हो चुका था, पर अभी क्या है कि जो रूलिंग पार्टी नहीं आई है तो उसमें वो पूरा स्टॉप हो चुका है। तो इस वजह से क्या है कि हमको देखने को मिलेगा जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो क्लोथ की कंपनियां से इंडिया में, उनको अगर अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं कि जो कंपनियां वहां पर है वो इंडिया में आ जाती है। अगर वहां से उनको ऑर्डर जो मिल रहा था जो बांग्लादेश में, वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो बांग्लादेश को ऑर्डर दे रही थी, तो वो अगर हम इंडिया को मिलता है और मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में होती है तो इस वजह से इंडिया के लिए बहुत अच्छे चांसेस भी हो सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि जो क्लोथ की कंपनियां जो रेडीमेड गारमेंट बेचती है उनके लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं हम लोग। और जो अभी हमको देखने को भी मिला था कि उसमें जो भी स्टॉक थे उसमें 2-3% यानी 5-6% तक का बढ़त भी देखने को हमको मिली है। क्योंकि क्या है कि पूरा क्राइसिस वहां पर होने की वजह से पूरी कंपनियां जो है बाहर की, वो लोग वहां से माल जो परचेस करते हैं, गुड्स जो परचेस करते हैं उसको क्लोज कर अगर इंडिया में शिफ्ट होते हैं तो बहुत बहुत अच्छा मार्केट इंडिया को मिल सकता है। अगर हम इसके पॉजिटिव वे से जाए तो क्या हो सकता है कि इंडिया में जो कंपनियां अगर स्विफ्ट होना चाहती है तो वो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है तो अगर गवर्नमेंट उनको थोड़ा अप्रिशिएट करे और गवर्नमेंट उनको थोड़ा बहुत अपने तरफ से सपोर्ट देंगे तो उनको क्या है कि 0%, अगर जैसे मान लीजिए कि थोड़ा बहुत जो वहां पर 0% टैक्स लगता था तो अभी क्या है कि इंडिया में थोड़ा बहुत टैक्स कम हो जाएगा। और जो हम लोग इंडिया से वहां पर जो अपना कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वो लोग इंडिया में ही कॉटन यहाँ से ही परचेस कर प्रोडक्ट देंगे। तो इंडिया में जो क्लोथ हो गए तो उनके प्राइसेस भी कम देखने को मिलेगी। और जो हमारे फार्मर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनको जो फार्मर है उनको बहुत अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। बात करें कि बांग्लादेश में एक क्राइसिस कब तक खत्म हो सकता है, अगर समझ लीजिए कि ये क्राइसिस जो है वो बहुत हद तक बढ़ा नहीं है अभी, यानी कि 5-10% जो फैक्ट्री है उनको ही जलाया गया और जो क्राइसिस था वो कंट्रोल में आ गया है और अभी जो स्टॉप हो चुका है, तो क्या है कि हमको 2-3 महीने में फिर से जो बांग्लादेश रूटीन जो था वो स्टार्ट हमको देखने को मिल सकता है। वरना क्या हो सकता है कि जो फॉरेन एक्सपोर्ट जो वो लोग कर रहे हैं वो पूरी तौर से पूरा खराब हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से बांग्लादेश ट्राई करेगा कि जितनी जल्दी हो सकते उतनी जल्दी वो कंपनीज को खड़ा कर दे। वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम।